हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साथियों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी अच्छे से समझना होगा। तो साथियों, वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले थोड़ी सी बात हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को अगर हमें डिस्कस करना है तो उस बॉडी की दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। एक तो बात डिस्कस करते हैं हम उसकी रेस्ट कंडीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन, और दूसरी कंडीशन हम डिफाइन करते हैं मोशन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की रेस्ट पोजीशन और मोशन को अगर ज्ञात करना हमें तो उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि जो बॉडी है वो किसके रेस्पेक्ट में है। बॉडी जिसके रेस्पेक्ट में होती है उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं उसी को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे, तो न्यूटन ने सबसे पहला नियम दिया था उसमें जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये हमने बहुत पढ़ा है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लॉ है। अब यहाँ पर न्यूटन की एक बात सामने आई और न्यूटन ने ये कहा कि हम किसी भी बॉडी की एक बार में यानी कि एक समय में एक ही पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि बॉडी की या तो रेस्ट पोजीशन ही डिफाइन कर सकते हैं या फिर मोशन की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ रही बात? यानी कि दोनों को एक साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते। एक चीज को यानी कि बॉडी की एक कंडीशन, अगर रेस्ट की बात कर रहे हैं तो रेस्ट को डिफाइन करेंगे और मोशन की बात करें तो मोशन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? लेकिन इसके बाद आइंस्टीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी यहाँ पर कुछ थॉट्स दी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, हम रेस्ट और मोशन को दोनों को एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की विंडो से आप बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ जो किनारों पर यानी रेलवे ट्रैक के किनारों पर या खेतों में जो पेड़ खड़े होते हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? तो आपको वो मोशन में दिखाई देते हैं, जबकि है कैसे? वो रेस्ट में, यानी कि बाहर वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन आप जिस वस्तु के अंदर बैठे हैं वो मोशन में है, तो आपको वो मोशन में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मोशन और रेस्ट की कंडीशन एक साथ हो रही है रेस्ट में, लेकिन कैसे दिख रहे हैं आपको? वो मोशन में दिख रहे हैं। ठीक है नहीं? यानी कि उसकी कंडीशन आपको चेंज दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से यदि कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति या प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन चल रही है तो ट्रेन को देखे तो ट्रेन उसको कैसे दिखाई देगी? चलती हुई दिखाई देगी। ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसा दिखाई देगा? वो भी चलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मोशन में दिखाई देगा। लेकिन जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा है और अगर वो ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति चलती हुई ट्रेन को यानी कि ट्रेन को अंदर से देखेगा तो उसको कैसी दिखाई देगी? वो रेस्ट में दिखाई देगी, जबकि ट्रेन क्या है? चल रही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में नहीं आई हो तो ऐसे समझ लेते हैं इसको कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, कार चल रही है और कार के अंदर आप बैठे हैं। अगर कार की विंडो से आप बाहर की तरफ देखेंगे तो सड़क के किनारे पर जो पेड़ खड़े हुए होते हैं वो आपको मोशन में दिखाई देते हैं या नहीं? ठीक है, जबकि वो पेड़ होते किस कंडीशन में है? रियलिटी अगर देखें तो कैसे हैं? वो रेस्ट में है, लेकिन हमें दिख कैसे रहे हैं? मोशन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई सड़क के किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको कार कैसी दिखाई देगी? चल रही है कार, ठीक है, मोशन में है कार, तो कार कैसे दिखाई देगी? मोशन में दिखाई देगी। ठीक है, अब जो बाहर व्यक्ति खड़ा है सड़क के किनारे पर उसको कार मोशन में दिखाई देगी, जो कार के अंदर ड्राइवर बैठा है या कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो कैसा दिखाई देगा? उसको वो भी मोशन में दिखाई देगा। लेकिन कार के अंदर बैठा व्यक्ति कार को देखे तो तब कार वो कैसे दिखाई देगी? उस बैठे हुए व्यक्ति को जो कार के अंदर बैठा तो उसको वो रेस्ट में दिखाई देगी। इसलिए दिखाई देगी क्योंकि दोनों के दोनों एक समान स्पीड से मोशन में है, तो वो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? रेस्ट में होंगे।
यदि कोई दो बॉडी एक दूसरे के प्रति क्या हो, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं, तो अगर वो एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। समझ आ गई बात या नहीं? ठीक है। अब यही वाली बात समझने के लिए क्या कहा गया कि भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ी, एक निर्देश देना पड़ा, एक तंत्र बनाया। और तंत्र क्या था, हम जिसके भी रेस्पेक्ट में होते हैं, यानी कि जो हमारे रेफरेंस में होता है, वो क्या है, एक तंत्र है, जिसके अलोंग हम रेस्ट में दिख रहे हैं या जिसके अलोंग हम मोशन में दिख रहे हैं। ठीक है। तो इन सब बातों को समझते हुए बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि ये है क्या। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक बॉडी मान ली कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी की दो कंडीशन हमें ज्ञात करनी है, एक उसकी रेस्ट पोजीशन ज्ञात करनी है और एक उसकी मोशन पोजीशन ज्ञात करनी है। तो यदि किसी बॉडी की रेस्ट पोजीशन और मोशन को ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि बॉडी किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में। जिसके बॉडी रेस्पेक्ट में होती है उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिया, एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया और एक कार का एग्जाम्पल दिया। तो कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, वो जब कार को देखेगा, चलती हुई कार को, अपनी ही कार को देखेगा, तो उसको रेस्ट में दिखाई दे रही है। वो रेस्ट में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेस्पेक्ट में है। वो कहां पर ज्ञात कर रहा है उस स्थिति को, वो कहां पर देख रहा है उस स्थिति को, वो देख रहा है कि वो उसी बॉडी के अंदर है जो बॉडी मोशन में, जिसके बारे में वो समझ रहा है या जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है। वो बॉडी कैसी है, मोशन में है, और दोनों के दोनों कैसे हो गए, एक समान स्पीड से मोशन में हो गए हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हो गए, रेस्ट में हो गए। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है सड़क के किनारे पर, तो वो अगर उस चलती कार को देखेगा या कार के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति को देखेगा, तो दोनों एक समान मोशन से मोशन कर रहे हैं। तो बाहर जो खड़ा व्यक्ति है वो रेस्ट में खड़ा है। तो जब वो उन दोनों को देखेगा तो उसको वो दोनों मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि वो रेस्ट में खड़ा है, रेस्ट में है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो कार कैसी है, मोशन में है। तो ये सिचुएशन किस पे डिपेंड कर रही है, कि हाँ, ये डिपेंड कर रहा है कि जो व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा है या उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो वो अपने रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है। कार का ऑब्जर्वेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, जो बाहर सड़क के किनारे पे खड़ा व्यक्ति, वो अपने रेस्पेक्ट में कर रहा है, अपने अलोंग उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। खुद तो रेस्ट में है और वो कार कैसी है, मोशन में थी। तो रेस्ट में होकर जब उसको देख रहा है तो उसको वो मोशन में दिखाई दी। यदि वही व्यक्ति उस कार को उसी स्पीड से चलते हुए, यानी कि जिस स्पीड से कार चल रही है उसी स्पीड से चलते हुए देखेगा, तो उसको वो मोशन में नहीं दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, रेस्ट में दिखाई देगी। समझ आ गई बात या नहीं? यानी कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो अगर रेस्ट में देखेगा चलती हुई कार को, तो उसको मोशन में दिखाई देगी। और यदि वही व्यक्ति चलता हुआ, यानी कि उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से कार चल रही है, अगर वो उसी स्पीड से चलते हुए देखेगा, तो कार कैसे दिखाई देगी, उसको रेस्ट में दिखाई देगी। तो कंडीशन चेंज हो रही है। कंडीशन चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वो कंडीशन चेंज हो रही है रेफरेंस की वजह से। मतलब किसके रेस्पेक्ट में कौन सी बात हो रही है, ये वजह से। ठीक है नहीं, जब व्यक्ति अपने रेस्पेक्ट में कार को देख रहा था और रेस्पेक्ट कैसा था उसका, रेस्ट में था, तो तब वो मोशन में दिखाई दे। जब व्यक्ति मोशन में होकर कार को देख रहा था, उसका रेस्पेक्ट कैसा था, मोशन में था, तो कार कैसे दिखाई दे रही है, उसको रेस्ट में दिखाई दे रही है। समझ आ रही बात नहीं? यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी की हमें रेस्ट पोजीशन या मोशन को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि बॉडी किसके रेस्पेक्ट में। बॉडी जिसके रेस्पेक्ट में होती है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, z की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, z की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम इन तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लें, तो इससे एक फ्रेम बनता है x, y और z। तो अब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम बॉडी की रेस्ट पोजीशन या मोशन को ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि ये जो फ्रेम है ये 3 डायमेंशन को शो करता है, यानी कि स्पेस की बात करता है। तो स्पेस में अगर हम किसी भी बॉडी की रेस्ट पोजीशन, मोशन को ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम 3D में ज्ञात कर सकते हैं, आप 1D में, 2D में, किसी में भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1D में ज्ञात करेंगे तो केवल एक एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, 2D में बात करेंगे तो 2 एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, अगर 3D की बात करेंगे तो तीनों एक्सिस आपको लेनी होंगी। क्लियर है ना?
तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्पेस में ज्ञात कर रहे हैं तो स्पेस के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की और जरूरत पड़ती है, वो होता है टाइम कोऑर्डिनेट। तो टाइम कोऑर्डिनेट अगर स्पेस में हम देख रहे हैं तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है हमारा x, y, z, t। यानी कि इस टाइम कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, x, y, z, t। क्लियर है? अब इसको हम दूसरे शब्दों से और डिफाइन करते हैं, इसको हम कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह से हम इसको भी कहते हैं, ठीक है, x, y, z, t को। अब ये तो था हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं हमारे। अब देखो यहां से आप बात समझ रहे होंगे, इनर्शियल को हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं निर्देश तंत्र। यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र पहला प्रकार होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और दूसरा प्रकार होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि जहां पर जड़त्व का नियम फॉलो हो रहा हो, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है वहां पर फॉलो हो रहा है। लेकिन जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी? हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी बात यहां पर समझ लेते हैं। वो क्या समझेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें किसकी बात करते हैं? बॉडी की रेस्ट पोजीशन और मोशन की बात करते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं इसमें? बॉडी की किसकी बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे रेस्ट पोजीशन की, और दूसरी बात करेंगे यहां पर मोशन की। ठीक है, मोशन। तो ये दो कंडीशन हम यहां पर ज्ञात करते हैं। जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी भाई? जीरो होगी। ठीक है, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? वो भी जीरो होगा। और अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन यानी कि तुरंत जीरो है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी हमारी कैसी है? वो नॉन एक्सीलरेटेड यानी कि अनएक्सीलरेटेड कह सकते हैं। तो कैसी होगी हमारी? वो नॉन एक्सीलरेटेड, अत्वरित, एक्सीलरेटेड। समझ आ रही बात यहाँ? ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड होगी, अत्वरित होगी। बॉडी हमारी कैसी होगी? नॉन एक्सीलरेटेड होगी। अगर कोई बॉडी नॉन एक्सीलरेटेड है मतलब अत्वरित है, अत्वरित समझ लेना अच्छे से, कैसी है? अत्वरित यानी उसके अंदर त्वरण नहीं है। तो जिसके अंदर त्वरण नहीं होता है तो वो कौन से नियम को फॉलो करेगी? लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको फॉलो करेगी? लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगी, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग का परिवर्तन। तो जब वेग का परिवर्तन ही नहीं होगा यानी कि कांस्टेंट वेग होगा या फिर वेग जीरो होगा तो उस कंडीशन में जड़त्व का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? जड़त्व का नियम लागू होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा। क्लियर है? और जो भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा, मैंने अभी बताया था, वो उसको क्या कहेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या कहेंगे इसको हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा ये हो गया। क्लियर? अब देखो बात करते हैं मोशन की भाई। तो जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन में ये चीज समझ लें आप बहुत अच्छे से कि मोशन दो प्रकार के होते हैं, गति दो प्रकार की होती है। एक तो एक समान गति और एक असमान गति। ठीक है, एक समान गति जो होती है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, और एक अनयूनिफॉर्म मोशन। जो हमारी एक समान मोशन होती है, गति होती है, तो वहां पर वेलोसिटी कैसी होती है? ये सबको पता है। एक समान का मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर कैसी होगी वेलोसिटी? हमारी कांस्टेंट होगी भाई। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन जहां पर वेलोसिटी हमारी हम क्या कहने की असमान गति है, जहां पर मोशन कैसी है? असमान है, तो इसका मतलब वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नॉन कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट के बराबर ये नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी वहां पर जरूर होगी। क्लियर है? अब इस कंडीशन को समझ रहे हैं कि जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वहां पर क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? नहीं होगा।
नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब है वहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। कैसा होगा एक्सीलरेशन? जीरो, यानी कि जो त्वरण है वो जीरो होगा। तो हम डायरेक्ट इससे जोड़ सकते हैं इसको कि अगर वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है, तो त्वरण कैसा होगा उसका? जीरो। और अगर त्वरण जीरो है तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन एक्सीलरेटेड। और नॉन एक्सीलरेटेड है तो किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो इसका मतलब है उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों कंडीशन में होगा भाई, ठीक है। एक तो जब वेलोसिटी जीरो हो तब होगा, और एक वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जो dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पर हम देख रहे थे, यहां पर क्या था, dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज क्या होगा इसका? जीरो होगा। तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि dv अपॉन dt को क्या कहते हैं हम? एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के बराबर जीरो हो गया। जब जीरो त्वरण है तो ये कंडीशन हमारी हो गई, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और यदि ये जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। और जब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा तो बॉडी कैसी होगी? त्वरित। उसको हम कहेंगे त्वरित, यानी कि एक्सीलरेटेड होगी। क्या होगी भाई वो बॉडी? एक्सीलरेटेड होगी, एक्सीलरेटेड, ठीक है। अगर ये बॉडी एक्सीलरेटेड है, ध्यान से समझ लेना, तो वहां पर जड़त्व का नियम फॉलो नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बॉडी एक्सीलरेटेड है तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि जो जड़त्व का नियम है या लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो फॉलो नहीं होता है। और जब जो जहां पर यानी कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जड़त्व का नियम फॉलो नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय। क्या कहेंगे? अजड़त्वीय, अजड़त्वीय यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं दोनों को कि यदि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो या कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो या कांस्टेंट हो, या बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो, अर्थात बॉडी नॉन एक्सीलरेटेड हो और वह लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती हो, तो इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस प्रकार का है कि जिसकी वेलोसिटी क्या हो? हमारी जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, अर्थात उसका एक्सीलरेशन हो, अर्थात बॉडी एक्सीलरेटेड हो और वह लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करती हो, तो इस कंडीशन या इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। समझ आ गई बात या नहीं? ठीक है। तो ये दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एग्जाम्पल है वो स्टार। क्या है? स्टार। अब स्टार के बारे में हमने पता है कि भाई वो गैलेक्सी के अंदर होता है और गैलेक्सी के साथ साथ क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन करता है, अपनी एक्सिस पे घूमता हुआ नहीं पाया गया। अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के लॉन्ग मोशन करती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सीलरेशन। स्टार नहीं करता है अपनी एक्सिस के लॉन्ग मोशन, तो इसका मतलब है स्टार सर्कुलर मोशन करता है सिर्फ, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो नहीं है तो इसलिए हम स्टार को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा स्टार। अब ये जरूरी नहीं कि स्टार हमने माना है, तो ऐसी जो भी बॉडी होंगी हमारी जहां पर या तो वो रेस्ट में है या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो एक समान वेलोसिटी से मोशन कर रही है, वहां पर एक्सीलरेशन बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन एक्सीलरेटेड बॉडी है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएगी। यदि कोई बॉडी जैसे अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन के साथ साथ क्या करती है? अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करती है, यानी कि जो भी बॉडी रोटेशन करेगी तो उसके अंदर एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब है अर्थ के अंदर भी एक्सीलरेशन होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ हमारी कैसी होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।